दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो डेवलपमेंट होते जा रहे हैं वो जो दर्शक हैं और जो स्पेक्टेटर्स हैं जो इस चीज़ को बड़ी इंटरेस्ट से देख रहे हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज होते जा रहे हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वोडाफोन आइडिया का नया जो अमेंडमेंट फाइल किया है उन्होंने, जो अर्लियर पिटिशन जो इस महीने में फाइल किया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब दोस्तों जो मेरे नए दर्शक हैं उनके उनको ये फायदे के लिए मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। आपको याद है कि एजीआर का जो मामला है वो जो है टेलीकॉम इंडस्ट्री के गले का फांस बन चुका है और खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को एजीआर के ऊपर में कोई ना कोई रिलीफ चाहिए, नहीं तो वो 31 सितंबर 2026 के बाद अपना ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकती। उन्होंने खुद भी इस बात को कबूल किया है। तो वो कोर्ट का दरवाजा बार बार खटखटा रहे हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने पहले भी इस साल कई सारे पिटिशन फाइल किए थे जो कि रिजेक्ट हो गया। अब क्या हुआ कि इस महीने डीओटी का एक नया डिमांड वोडाफोन आइडिया के ऊपर आया 9,450 करोड़ का। और ये डिमांड जो पिछला डिमांड था जो कि 2020 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने फाइनलाइज किया था कि इतना पैसा देना पड़ेगा डीओटी को, उसके ऊपर का डिमांड था। अब जब उन्होंने एडिशनल डिमांड डीओटी ने फाइल किया तो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के में गुहार लगाया और बोला कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के जजमेंट में सारा डिमांड फाइनलाइज कर दिया था और कहा था कि देयर विल बी नो रीअसेसमेंट और यही डिमांड फाइनल है, तो डीओटी ने नया डिमांड क्यों रेज किया और इसको क्वाश किया जाए। तो बात तो समझ में आती है कि भाई आप कैसे नया डिमांड दे सकते हो जबकि वो पूरा का पूरा डिमांड ऑलरेडी फाइनलाइज था। अब क्या हुआ है कि नया डेवलपमेंट आया है कल, जिसमें उन्होंने वही एप्लीकेशन को अमेंड किया है। उसके अंदर में कुछ पेटिशंस डाले होंगे और पेटिशन उसके अंदर में कुछ प्रेयर्स डाले होंगे और प्रेयर्स के अंदर में यही कहा है कि भाई या तो आप जो है पूरा जो पेटिशन है उसको जो है दोबारा रीअसेसमेंट करवाइए, अगर नहीं करवा सकते रीअसेसमेंट तो आप डीओटी के जो नए डिमांड्स हैं उसको क्वाश करिए। यही हो सकता है, लॉजिकली देखा जाए तो यही हो सकता है। अब उसी पिटीशन के अंदर में उन्होंने अमेंडमेंट किया है कि आप इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज को भी वेव करिए। अब ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, अब इसको समझना जरूरी है। इसलिए दोस्तों मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आया हूं। सारी की सारी चीजें, बड़ी बारीकियां जो हैं इस पूरे मामले का स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इससे वोडाफोन आइडिया क्या अचीव कर रहा है, क्या उनको कोई रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या विकल्प हैं, वो पूरी चीज समझेंगे। तो टाइटल ये है कि वोडाफोन आइडिया का नया पिटीशन, नया नहीं है, अमेंडमेंट किया है उन्होंने प्रेयर सेक्शन को इन ऑर्डर टू इंक्लूड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। ठीक है ना, वेवर। अच्छा, ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9,450 करोड़ का जब डिमांड आया इस महीने, तो उसके खिलाफ वोडाफोन आइडिया ने एक पिटीशन दायर किया और कहा कि भाई इस डिमांड को क्वाश करिए या फिर पूरा रीअसेसमेंट जो है अलाउ करिए। बस यही स्पेसिफिक प्रेयर था, पर उसमें उन्होंने इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज के वेवर की बात नहीं करी थी, जो उन्होंने नए पिटीशन में इंसर्ट किया है उसी पिटीशन के अंदर में थ्रू एन अमेंडमेंट। अब दोस्तों हमको पता है दोस्तों कि डीओटी का जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट था, जो कि उन्होंने अपने मॉडिफाइड एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने फाइल किया था 2000, कब फाइल किया था ये उन्होंने फाइल किया था 16 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जब 2019 का जजमेंट आ गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने डीओटी का स्टैंड को करेक्ट बताया था और ऑपरेटर हार गए थे वो केस। तो उन्होंने एक बोला था कि भाई देखिए ये बहुत ही हार्श जजमेंट है और हम एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जिसमें एक ऑपरेटर्स को कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और उसमें एनेक्चर A5 डीओटी ने फाइल किया था, कहा था ये जो हमारा प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, हमको लगता है कि इतना पैसा वोडाफोन आइडिया से हमको मिलना चाहिए। और उसके अंदर में उन्होंने कुछ कैवियट्स डाल दिए थे, कहा था कि डिमांड्स जो है वो 2016-17 के तक कैलकुलेट किए हैं और जो है पेनल्टीज जो है हमने अक्टूबर 2019 तक कैलकुलेट किए। तो ये उनके कैवियट्स थे और ये भी कहा था कि ये जो डिमांड्स हैं वो फर्दर रिवीजन के लिए जो है हम लोग
हमको मान के चलना चाहिए ये फाइनल नहीं है, रिवाइज हो सकता है। इस लाइन को अगर देखें, ऑल ड्यूज आर सब्जेक्ट टू फर्दर रिवीजन ड्यू टू डिपार्टमेंटल असेसमेंट, कैग ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, कोर्ट केसेस एक्सेट्रा। तो ये उन्होंने कहा था, है ना। अच्छा, इफ डीओटी कैन रिवाइज नेचुरल जस्टिस डिमांड्स, वीआई शुड आल्सो बी अलाउड टू करेक्ट। अब देखिए, अगर कोर्ट क्या करती है कि चलिए ठीक है डीओटी, आपके पास में ये कैविएट था जो आपने इस एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन में फाइल किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ऑल ड्यूज आर सब्जेक्ट टू रिवीजन। तो इस बेसिस पे डीओटी अगर कोई नया डिमांड जो कि पुराना बिफोर FY17 फाइल डिमांड रेस करती है वोडाफोन आइडिया का, तो जब डीओटी रेस कर सकती है तो फिर वोडाफोन आइडिया को अपना ड्यूज करेक्ट करने के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकती है। तो ये बड़ा नेचुरल जस्टिस का इशू बन जाता है। ये बहुत ही ज्यादा एक स्टेलमेट सिचुएशन बन जाता है कि ना वो अलाउ कर सकती है ना वो प्रिवेंट कर सकती है वोडाफोन आइडिया को करेक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में एक क्लैश बिटवीन प्रेसिडेंट फाइनलिटी एंड कंप्लीट जस्टिस का मुद्दा जो है आके खड़ा हो गया। इसलिए दोस्तों ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो है एजीआर लिटिगेशन का एक रिकैप कर लेते टाइमलाइन का। अगर आपको याद हो 2015 तक ऑपरेटर्स जीत रहे थे बिकॉज टीडी सैट का फाइनल जजमेंट, जबकि 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उन्होंने जो है ये नहीं कहा था कि आप जो है टोटल रिव्यू में लाइसेंस फी चार्ज करिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि टीडी सैट के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को डिसाइड करे, बट इंडिविजुअल इश्यूज जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स वो डिसाइड कर सकती है। तो उन्होंने फिर टीडी सैट ने 2015 में फाइनल जजमेंट दिया, जिन्होंने ऑपरेटर्स के डिमांड्स को एसेस किया, डीओटी के डिमांड्स को एसेस किया, कुछ अलाउ किया कुछ नहीं अलाउ किया, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में टीडी सैट के जजमेंट को उलट दिया और कहा कि सारे के सारा जो टीडी सैट ने कहा वो सही नहीं है, टोटल रेवेन्यू में ही लाइसेंस फी कैलकुलेट होगा। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी का प्रिलिमिनरी असेसमेंट टेबल जो मैं आपको दिखा रहा था मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में, ये जो नंबर है उन्होंने इसको फाइनलाइज कर दिया, जिसमें वोडाफोन आइडिया का जो ड्यू था 58,254 था, ठीक है ना। उसके बाद में डीओटी ने 2025 में एक नया डिमांड और ठोक दिया, वो था 9,450 करोड़ का। तो ये जस्ट रिकैप है। अच्छा, द प्रिलिमिनरी टेबल प्रॉब्लम। अब प्रिलिमिनरी टेबल प्रॉब्लम इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जब डीओटी ने ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया था जिसमें उन्होंने ये एनेक्चर A5 उसके साथ अटैच किया था, आप देख सकते हैं ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट का टेबल था। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि डीओटी को भी पता था कि ये फाइनल नहीं है, इसीलिए डीओटी ने कैवियट्स डाले थे यहाँ पे कि ऑल ड्यूज आर सब्जेक्ट टू रिवीजन ड्यू टू डिपार्टमेंटल असेसमेंट, कैग ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, कोर्ट केसेस एक्सेट्रा। तो ये तो क्लियर है कि प्रिलिमिनरी टेबल वाज नॉट फाइनल एज पर डीओटी, है ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो फाइनल है, पर डीओटी ने कहा था भाई ये तो फाइनल है नहीं, क्योंकि हम इसको और हमारे डिमांड्स हो सकते हैं जो कि हम इसको रेस कर सकते हैं। कैवियट्स इंक्लूडेड स्कोप फॉर ऑडिट एंड कोर्ट ड्रिवन रिवीजन, जो आपके बताया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमें कोई मतलब नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपने कहा वही फाइनल है। आप ये बहुत ही आर्बिट्री लग सकता है, था भी आर्बिट्री, बट उन्होंने फाइनल कर दिया, दैट इज अ फैक्ट। अब हुआ क्या है कि रिजल्ट क्या हो गया, डीओटी अनसर्टन। डीओटी को तो पता था कि भैया क्लियर नहीं है, वो तो क्लियर है प्रिलिमिनरी असेसमेंट टेबल के टैग से ही, और एससी ने उसको फाइनल कर दिया और ऑपरेटर्स फंस गए इसमें। अब ऑपरेटर्स क्या करें, क्योंकि उनको पता था कि डीओटी के जो टेबल है उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते रहे पर उसको करेक्ट करने का उनको ऑप्शन नहीं मिला। अब क्या हुआ, डीओटी का जो नया डिमांड है 9,450 करोड़ का, उसमें उनको जो फ्रेश डिमांड इंडिकेट्स, अब ये जो नया डिमांड जो है, जो उन्होंने प्रिलिमिनरी असेसमेंट में ये पॉइंट जो उन्होंने लिखा था कि ऑल ड्यूज आर सब्जेक्ट टू रिवीजन ड्यू टू डिपार्टमेंटल असेसमेंट, कैग ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कोर्ट के, इसको जो है उन्होंने रैटिफाई कर दिया बाय प्लेइंग दिस नंबर। अब ये नंबर या तो चुप रहते, कुछ नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अब उन्होंने उठा के जब 9,450 करोड़ का नंबर डाल दिया तो क्या हुआ कि ये केस दोबारा खुल गया।
अब खुला क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कुछ फाइनल है, अब डीओटी ने कहा भी हम तो नहीं मानते फाइनल है, क्योंकि हमने तो वहां पे कैवेट डाला था, तो हमने डिमांड डाल दिया। अब वोडाफोन आइडिया का राइट बनता था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सब कुछ फाइनल कर दिया तो डीओटी कैसे ये नया अमाउंट लेके आ सकती है। तो ये वाजिब बनता था कि वोडाफोन आइडिया का जो पिटिशन था, पहला वाला जो पिटिशन, वर्जन ऑफ द पिटिशन, जिसमें सिर्फ यही प्रेयर था कि या तो इस डिमांड को क्वाश करिए या तो पूरा केस को दोबारा खोलिए, है ना, यही तो था ना उसमें। तो ये तो वाजिब बनता है कि कैसे पॉसिबल है कि एक पार्टी को अलाउ करो, दूसरे पार्टी को अलाउ ना करो। तो डीओटी रिलाइज ऑन हिज ओन कैवियट्स, इट इज जस्ट ए रिवीजन। अब वीआई का जो है, जो इट ट्रिगर्स वीआईज आर्गुमेंट फॉर पैरिटी। जैसे आपको बताया मैंने कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक पार्टी तो अलाउड है रिवाइज करने के लिए, सारे करेक्शन रिवाइज करे, और दूसरा पार्टी को आप बोलिए कि आप मुंह बंद रखो, चुप रहो, जो वो दूसरा पार्टी बोलती है वो आप पे करते रहो। तो ये तो इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब किसी भी कोई जो भी लॉ का एक्सपर्ट भी ना हो उससे भी यार ये चीज बोलो कि भाई एक किसी ने एक जजमेंट दिया है, कहा है कि ये फाइनल है, पर जो पार्टी है जिसको जो आपके जो कि रिस्पोंडेंट है, जो डीओटी है, उनको जो है कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप कुछ भी डिमांड डालते रहो, ये जो पेटिशनर है वो पे करते रहेंगे। तो दिस अपीयर्स एज इफ ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इट रेजेस ए इंपॉर्टेंट कोर क्वेश्चन, कैन 2020 फाइनलिटी कोएग्जिस्ट विद डीओटीज 2025 रिवीजन? वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो ये तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, किसी को भी समझ में आ जाएगा ये। अब वीआई का जो 2025 पिटिशंस जो है उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को कि आइदर ट्रीट डीओटी टेबल, ये वाला टेबल जो हम बात कर रहे थे, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट वाला टेबल जिसमें 58,254 करोड़ का जो डिमांड था, इसको अगर आप फाइनल ट्रीट करिए और रीओपन ऑल कंप्यूटेशन। बहुत ही नेचुरल डिमांड है ये, भाई इसको फाइनल करो या तो रीओपन करो। आप डीओटी को रिवाइज करने के लिए बोलोगे तो हम भी रिवाइज करेंगे। तो ये नेचुरल था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा उनको कोई अटपटा नहीं लगा, उन्होंने बोला अच्छा इसमें सुनवाई करते हैं। उन्होंने रिलीफ मांगा, अब नए अमेंडमेंट में उन्होंने रिलीफ मांगा इंटरेस्ट पेनल्टीज का वेवर का भी। ये फ्रेश पिटिशन मान लीजिए या अमेंडेड पिटिशन मान लीजिए। अब आर्ग्यूज फॉर करेक्शन ऑफ एरर्स, डुप्लीकेशन एंड अनफेयर पेनल्टी एप्लीकेशन। आप इसको समझते हैं कि इसको कैसे वो डिफेंड करेंगे वीआई वाले, मतलब वीआई का जो नया वाला अमेंडेड पिटिशन है ये किस लॉजिक में फाइल हुआ है और इसका लिंक जो है डीओटी का 9,450 करोड़ से कैसे जो है ये मैप होता है, ये समझना जरूरी है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। अब वीआई का जो आर्गुमेंट होना चाहिए, अब मैंने तो उनका पिटिशन देखा नहीं, मुझे नहीं मालूम वीआई का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। वो बोलेंगे कि देखिए डीओटी ने जब 9,450 करोड़ का नया डिमांड फाइल किया, ये इस चीज को रैटिफाई करता है कि डीओटी खुद ही जो है सर्टेन नहीं थी कि उनका जो ड्यू क्या है। मतलब जब डीओटी को पता ही नहीं था कि एक्चुअली कितना पे करना है वोडाफोन आइडिया को, तो फिर आप ये कैसे आर्ग्यू कर सकते हो कि हमने पे नहीं किया, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज जो है लेवी करना पड़ेगा। भाई पहले आपको पता तो होना चाहिए कि क्या पे करना है, कितना पे करना है। जब 2015 तक जो है वोडाफोन आइडिया हर कोर्ट केस में केस जीतती आई है, तो वोडाफोन आइडिया को तो लग ही रहा होगा ना कि भाई कुछ पे नहीं कर रहा। अब जब कोर्ट ये कह रही है, टीडीसैट इज एजुकेटिंग एजेंसी कह रही है कि भाई आपको नहीं देना है, तो वोडाफोन आइडिया किस बेसिस पे जो है पेमेंट करेगी? तो वोडाफोन आइडिया कहते भाई हमने तो ये सोच के चल रहे थे कि हमको नहीं पे करना, और डीओटी ने डिमांड भी नहीं रखा था हमारे ऊपर में क्लियरली। भाई रखा होगा कुछ डिमांड बट क्लियर नहीं थे, वो फाइनलाइज नहीं थे। जब फाइनलाइज नहीं थे, अनसर्टेन थे, तो उसके ऊपर पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट कैसे लगना चाहिए? तो यही आर्गुमेंट वोडाफोन आइडिया जो है इस अमेंडेड पिटिशन में जो है एज ए प्रेयर जो है लाया होगा उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल है। भाई कोई चीज अगर अनसर्टेन है तो जब मालूम ही नहीं है कि क्या पे करना है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कैसे ला सकते हैं? इंटरेस्ट कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू एन इनडिटरमिनेट प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब जब कम से कम ये तो पता हो कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर आप पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाइए। आप ना मेरे को पता है ना डीओटी को पता है, हम ये बोल रहे हैं पिटिशन में, डीओटी का मॉडिफाइड एप्लीकेशन में ये कहा जा रहा है कि हमको मालूम ही नहीं है, ये चीज हमको चेंज करना पड़ सकता है, और उन्हें चेंज कर दिया 9,450 करोड़ का। तो वोडाफोन आइडिया ने बोला कि भाई जब पता ही नहीं था कि क्या चीज फाइनल है, उसमें आप इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज कैसे लगा सकते हैं, है ना?
DOT's own revision undermine the certainty required for penalty accrual. ये जो है लॉजिक वोडाफोन आइडिया ने अपने पिटिशन में लगाया होगा. Natural justice and procedural asymmetry. DOT allowed to revise Vodafone Idea block violates equality below law. तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास में कितनी मुश्किल वाला केस पहुंच गया है अभी. आप ना उसको निगल सकते, मतलब गले का फांस टाइप का बन गया, ना निगल सकते ना उगल सकते हैं, क्योंकि आप डीओटी को अलाउ करेंगे तो वोडाफोन आइडिया बोलेगा कि भाई आप उनको अलाउ कर दिया, मेरे को भी अलाउ करो. इससे क्या हो रहा है, एसिमेट्री ब्रीचेस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और ये जो है एक बहुत बड़ा वायलेशन है. किसी को भी समझ में आ सकता है कि कोई भी चीज को फाइनल कर दिया तो दूसरे पार्टी को चेंज करने का मौका नहीं दे सकते. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम एन अनएंडिंग पैटर्न. तो डीओटी मतलब हो सकता है 5 साल बाद और डिमांड लेके आ जाए, जो कि केस ऑलरेडी फाइनल हो चुका है. अब जुडिशियल डिलेमा क्या है, फेयरनेस वर्सेस फाइनलिटी. अब फेयर होना चाहिए, फाइनल भी होना चाहिए. तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का काफी बड़ा इशू बन चुका है. सुप्रीम कोर्ट का डिलेमा है ऑप्शन ए. अब क्या क्या चीज पॉसिबल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? ऑप्शन है अपहोल्ड 2020 फाइनलिटी, ब्लॉक करेक्शन बट सस्टेन प्रेसिडेंट. मतलब वो बोले भाई जो हो गया, ना डीओटी आप चेंज कर सकते हो, ना वोडाफोन आइडिया आप चेंज कर सकते हो, जो ड्यूज हो गया हम तो केस को दोबारा खोलेंगे नहीं. सुप्रीम कोर्ट का ये ऑप्शन हो सकता है. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अलाउ सम करेक्शन which will implicitly open the 2020 judgment. अब यह बहुत ही ज्यादा नुआंस्ड सिचुएशन है. एक तो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट कर दिया, क्यूरेटिव पिटिशन रिजेक्ट कर दिया, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए जब वोडाफोन आइडिया ने गुहार लगाया था इस साल, उसको रिजेक्ट कर दिया. अब जब ये जीओटी ने एक नया डिमांड डाल दिया, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को समझ में आने लग गया कि वो डिमांड तो फाइनल थे ही नहीं, जबकि वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था जजमेंट के अंदर में. अब सुप्रीम कोर्ट बोली अच्छा ठीक है आप करेक्शन कर लो. अब करेक्शन कर लो तो मींस पूरा का पूरा डिमांड, मतलब पिछला डिमांड जितना भी था सब कुछ करेक्ट करना पड़ेगा. तो जब वो सब कुछ करेक्ट करना पड़ेगा तो इट विल इम्प्लिसिटली ओपन द 2020 जजमेंट. अब इंस्टीट्यूशनल टेंशन क्या है, प्रेसिडेंट स्टेबिलिटी वर्सेस कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142. आर्टिकल 142 बोलता है कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए. अब मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था कि आर्टिकल 142 कैसे ट्रिगर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में. अब मैंने बताया था उससे ये हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो डिसाइड हुआ था डीओटी के प्रिलिमिनरी असेसमेंट में उसको फाइनल रखे और उसका जो ड्यूरेशन है वो 10 साल से 20 साल या 30 साल कर दे. तो वो पॉसिबल है कि उसमें एनपीवी प्रोटेक्टेड रहेगा. दैट इज द सेफेस्ट थिंग टू डू, राइट. तो हो सकता है कि वो जो है रास्ता अपनाए या फिर लिमिटेड ओपन कर दे. पर कुछ भी करे, ये 2020 के जजमेंट को तो ओपन करना जैसा हो जाएगा, ये तो पक्की बात है. अब पॉसिबल जुडिशियल पाथवे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया. अब ये जो है, अब इसको डिटेल में जो है आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, बट आपको मोटा मोटा समझा देता हूं. पहला तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, 2020 का जजमेंट फाइनल था. डीओटी ने कहा भैया ये ड्यूज फाइनल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने वाल नथिंग डूइंग, ये फाइनल है. ऑपरेटर्स ने कहा कि रिक्वेस्ट किया अभी कम से कम एरर तो करेक्ट करने दो. डीओटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, ये फाइनल है, जबकि वहां पे क्लियरली लिखा हुआ था प्रिलिमिनरी असेसमेंट. और डीओटी ने कैवेट डाला हुआ था कि ऑल ड्यूज कैन चेंज. अब डीओटी ने 2025 में जो है एक नया डिमांड लग दिया. सुप्रीम कोर्ट के पास में वोडाफोन आइडिया गया कि भैया जब फाइनल था तो ये नया डिमांड कहां से आ गया. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है, बोल सकती है भैया ना डीओटी ना वोडाफोन आइडिया कैन मेक सम करेक्शन, तो डीओटीज ड्यूज शुड स्टैंड क्वाश्ड एक्सेप्ट फॉर बियॉन्ड FY17 जो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था. तो एक तो ये पोजीशन हो सकता है. दूसरा पोजीशन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि हाँ ये मानते हैं कि भाई आपका जो प्रिंसिपल है वो डिसाइडेड नहीं था. जब प्रिंसिपल डिसाइड नहीं था तो क्वेश्चन ये उठ जाएगा कि किस बेसिस पे आपने इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज लेवी किया, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल क्वेश्चन हो गया ना कि जब आपका प्रिंसिपल ही फाइनल नहीं था, जब आप आपको रिवाइज कर रहे हैं तो किस बेसिस पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगेगा. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब दोनों तरफ, इट्स कॉट बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस. ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है. जो मौके थे रिव्यू पिटिशन के, जो क्यूरेटिव पिटिशन, उसको तो गवा दिया उन्होंने. अब जो है किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई हम तो गलत थे पहले, आप इसको ठीक कर लेते हैं. तो ये मामला बहुत ही पेचीदा और बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है दोस्तों. मेरे हिसाब से कोई भी लॉ का वो पॉइंट ओपन नहीं है एक्सेप्ट आर्टिकल 142
और ये भी टाइट रोप में चलना पड़ेगा कि आप पूरा केस को खोल नहीं पाएंगे। अगर पूरा केस को खोलेंगे तो आपको अपना जो है बेंच को एक्सपैंड करना पड़ेगा। आप 2 जजेस के बेंच में इसको खोल नहीं सकते और अनप्रेसिडेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से तो दोस्तों। अच्छा, लाइकली आउटकम, सेफेस्ट राउट जैसे मैंने बताया, डिनाइड ब्रॉड रिलीफ, अलाउ लिमिटेड करेक्शन, रिलैक्स टाइम। अब वो भी बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। हाँ, रिलैक्स टाइमलाइन हो सकता है कि आपने सारा डिमांड प्रोटेक्ट कर रखा है, टाइमलाइन जो 10 साल था उसको बढ़ा के 20 साल या 30 साल कर दो आप। आर्टिकल 142 में इन्वोक फॉर माइनर प्रोसीजरल रिलीफ, कोर 2019-20 फ्रेमवर्क लाइकली टू स्टैंड बट परसीव्ड एज फ्लॉ। अब ये तो क्लियर है दोस्तों, वो जजमेंट 2019 और 2020 का गलत जजमेंट था। आप कोई भी इसको, अगर इसको पढ़ने के बाद में कोई कॉमन आदमी इसको देख के क्लियरली ये बता सकता है कि वो जजमेंट बिल्कुल ही गलत था। उसको, उस जजमेंट को पूरी तरह से फाइनलिटी का शेप देने का जो है उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो एंडेवर था वो इनकम्प्लीट रह गया। कोई भी रीजन रहा हो, वो जजमेंट सही नहीं था, वो तो क्लियरली। अब स्टेक होल्डर्स इंप्लीकेशन क्या है? अब ऑपरेटर्स को तो जो है वोडाफोन आइडिया के लिए तो ये तो जीवन मरण का इश्यू बन चुका है। डीओटी भी फंसी हुई है। अब उनको रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू स्टेबल, रेवेन्यू मिलेगा कहां से? वोडाफोन आइडिया मर गया तो उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। उनकी रेपुटेशन भी जो है क्वेश्चनेबल हो गई है, क्योंकि अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा समझाया था कि डीओटी कैसी अड़ी रही, राइट, टू ऑन द टोटल रेवेन्यू, जबकि उन्होंने खुद ही जो है प्रोसीजर्स को पूरा फ्लॉ किया था। टीआरआई कंसल्टेशन ठीक से होने नहीं दिया था। कंसल्टेंट के रिपोर्ट जो उन्होंने हायर किया था कंसल्टेंट को, उसको सीक्रेट रखा था। अब जुडिशियरी के लिए भी बहुत बड़ा इशू बन चुका है, बैलेंसिंग फाइनलिटी विद फेयरनेस अंडर स्क्रूटनी। एंड इन्वेस्टर कंज्यूमर जो है कंफ्यूज्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। अच्छा, वॉच पॉइंट ऑफ अक्टूबर 6 हियरिंग। आपको देखना पड़ेगा कि बेंच का कॉम्पोजिशन चेंज होगा कि नहीं, क्योंकि 2 बेंच की जज जो है 3 बेंच का जजमेंट जो 2020 को, उसको तो अंडू नहीं कर सकती। उसको या तो बेंच को एक्सपैंड करना पड़ेगा एंड अनप्रेसिडेंटली जजमेंट को दोबारा ओपन करना पड़ेगा, या तो वो बोलेंगे भाई हम इसको ओपन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा स्मूथ करेंगे और टाइमलाइन को बढ़ा देंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था आर्टिकल 142 को यूज करने के लिए। इंटरिम रिलीफ ऑर्डर ऑन कंप्यूटेशन रिव्यू डायरेक्शन भी दिया जा सकता है, बट वो भी बहुत मुश्किल है, पुराना जजमेंट ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग टेकअवेज क्या है? 2019-20 जजमेंट अपीयर प्रोसीजरली रिजिड एंड सब्सटैंशियली अनफेयर, जो मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। Symmetrical correction of Article 142 relief can balance the fairness and precedent. Outcome will define the credibility of India's judicial system. दोस्तों यही मेरा वीडियो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। शायद आपने पूरा वीडियो देखा अंत तक, उसके लिए धन्यवाद। और मैं एक नया वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।